एकल उपयोग वाले प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक एसयूपी परिभाषा। एकल उपयोग प्लास्टिक वह प्लास्टिक है जिसे केवल एक बार उपयोग के बाद फेंक दिया जाता है या पुनर्चक्रण से पहले त्याग दिया जाता है। मतलब एक बार यूज किए फिर फेंक दिए या फिर उसको रीयूज भी नहीं कर पाते, उसको एक बार ही यूज करके फेंक देते हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिक बैग हो गया, स्ट्रॉ, कटलरी, चम्मच, प्लेट, पैकेजिंग रैपर, पानी की पतली बोतलें होती है वो। यह समस्या क्यों है? पर्यावरणीय प्रभाव। पेट्रोलियम आधारित बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो जो पेट्रोलियम आधारित है बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी कि वो जल्दी से खत्म नहीं होता है। 100 से 500 वर्ष तक विघटित नहीं होते। तो 100 से 500 वर्षों तक क्या है, वो खत्म नहीं हो रहे हैं। समुद्र में पहुंचकर माइक्रोप्लास्टिक बनाते हैं और समुद्र में पहुंचकर वो क्या है, जो प्लास्टिक है वो और छोटे छोटे भाग में बढ़ जाते हैं, खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं और उसे मछलियाँ या फिर ये सारी चीज़ें खा लेती है ना। तो फिर मछलियों को इंसान भी खाते हैं, मनुष्य भी खाते हैं, तो उनके अंदर भी चला जाता है। तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते जा रहे हैं। स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। प्लास्टिक एडिटिव्स बीपीए फेथालेटेज हार्मोन असंतुलन से जुड़े हैं। तो ये क्या हो रहा है, प्लास्टिक एडिटिव्स जो है हार्मोन असंतुलन से जुड़े हुए हैं। प्लास्टिक एडिटिव्स जो है हार्मोन असंतुलन से जुड़े हुए हैं। फेथालाटेस से जुड़ा हुआ है। जल और भोजन में रसायनों का रिसाव हो रहा है। तो जल और भोजन में क्या हो रहा है, रसायनों का रिसाव होता जा रहा है। आर्थिक प्रभाव। शहरी कचरा प्रबंधन पर भारी दबाव पड़ रहा है और पर्यटन व मत्स्य उद्योग भी प्रभावित हो रहे हैं। पर्यटन के कारण भी बहुत ज्यादा हो रहा है और मत्स्य उद्योग में भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। आंकड़े क्या कहती है, भारत में प्रति वर्ष लगभग 9-10 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा। तो भारत में हर वर्ष जो है 9 से 10 टन मिलियन टन प्लास्टिक कचरा निकल रहा है। लगभग 40 से 45% सिंगल यूज प्लास्टिक का होता है। अमेरिका में 8% प्लास्टिक का पुनर्चक्रण। तो अमेरिका में क्या हो रहा है, 8% प्लास्टिक का जो है पुनर्चक्रण किया जा रहा है। इन आंकड़ों का उपयोग मेंस के उदाहरण में हम लिख सकते हैं। तो भारत में 9-10 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा का यूज हो रहा है। लगभग 40 से 50%, 45% हिस्सा सिंगल यूज का है और अमेरिका में 8% प्लास्टिक का पुनर्चक्रण हो रहा है। वैश्विक पहल क्या है, ग्लोबल इनिशिएटिव। यूरोप संघ ईयू 2025 तक बोतलों में कम से कम 30% रिसाइकल कंटेंट होना चाहिए। तो यूरोप क्या कर रहा है, यूरोप संघ क्या कर रहा है, 2025 तक बोतलों में कम से कम 30% रिसाइक्लेड कंटेंट होना चाहिए, यानी कि 30% का फिर से यूज किया जा सके, ऐसा ऐसा कंटेंट होना चाहिए, ऐसी वस्तु बनानी चाहिए प्लास्टिक की, ये बोल रहे हैं। 30%। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी। वैश्विक प्लास्टिक संधि ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी का पर वार्ता। तो वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता करने की बात कर रहा है कौन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। भारत की पहल यूपीएससी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ये। तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016। भारत ने 2016 में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम लाया था। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल एक्सटेंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबल ईपीआर। उत्पादक व ब्रांड मालिक कचरा संग्रह हेतु जिम्मेदार है। तो जो जो कंपनी प्लास्टिक बना रही है वही अब उसका जिम्मेदार होगा, यानी कि वही क्या करेगा, उसको ब्रांड उत्पादन व ब्रांड वाली कचरा का संग्रह हेतु जिम्मेदार है। तो उस कचरा का क्या करेंगे, वही जिम्मेदार होंगे, उसका रिसाइकल करने के लिए वो जिम्मेदार होंगे। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध अधिनियम 2016। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध अधिनियम 2016 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध। भारत सरकार ने 19 श्रेणियों के एसयूपी यानी कि एकल प्लास्टिक जो होता है उस पर प्रतिबंध लगाया है, जैसे कि स्ट्रॉ हो गया, कटलरी हो गया, स्टीरर हो गया, पतले प्लास्टिक बैनर आदि। तो भारत सरकार ने 2022 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध, भारत सरकार ने 19 श्रेणियों के एसयूपी पर प्रतिबंध लगाया, जैसे स्ट्रॉ, कटलरी, स्टीरर, पतले प्लास्टिक बैनर आदि। ईपीआर गाइडलाइन 2022 कंपनियों को पुनर्चक्रण लक्ष्य दिया गया। तो कंपनी को क्या किया गया है, पुनर्चक्रण का लक्ष्य दिया गया है। ईपीआर गाइडलाइन के अनुसार 2022 को कंपनियों को क्या किया गया है, पुनर्चक्रण का लक्ष्य दिया गया है। डिजिटल पोर्टल पर रिपोर्टिंग अनिवार्य। तो डिजिटल पोर्टल पर क्या किया गया है, रिपोर्टिंग अनिवार्य किया गया है। 2016 में ये आया था कि जो प्लास्टिक का निर्माण करे जो कंपनी वही उसका जिम्मेदार होगा। 2022 में क्या किया गया है, 19 श्रेणी के जो एकल प्लास्टिक होते हैं, जैसे कि स्ट्रॉक हो गया, कटलरी हो गया, स्टीरर, पतले प्लास्टिक बैनर आदि हो गया, वो क्या करेंगे, उनको श्रेणी में रखा गया है प्रतिबंधित करने के लिए।
गाइडलाइन क्या है, 2022 तक कंपनियों को पुनर्चक्रण लक्ष्य दिया गया, डिजिटल पोर्टल रिपोर्टिंग अनिवार्य किया गया। प्लास्टिक आधुनिक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, परंतु एकल प्लास्टिक जो होता है पर्यावरणीय संकट उत्पन्न कर रहे हैं। प्लास्टिक जो है आधुनिक अर्थव्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। हर चीज प्लास्टिक से ही हो रहा है, परंतु क्या है ये पर्यावरण के लिए बहुत संकट उत्पन्न कर रहा है। मुख्य लाभ, सस्ता, हल्का, स्वच्छ होता है, चिकित्सा क्षेत्र में उपयोगी, सिरिंज, आईवी सेंट। समस्या क्या है, माइक्रो प्लास्टिक, समुद्री प्रदूषण, कचरा प्रबंधन संकट, निम्न पुनर्चक्रण दर। भारत की चुनौतियां, अनौपचारिक कचरा क्षेत्र पर निर्भरता, वैकल्पिक सामग्री की उच्च लागत, प्रवर्तन की कमजोरी। समाधान, रिसाइकलर इकोनॉमिक मॉडल, बायोडिग्रेडेबल विकल्प, व्यवहार परिवर्तन, ग्रीन टैक्सेशन, डिपॉजिट रिफंड सिस्टम। एकल उपयोग प्लास्टिक पर नियंत्रण केवल प्रतिबंध नहीं, बल्कि उत्पादन, उपभोग, पुनर्चक्रण के महत्वपूर्ण चक्र सुधार से संभव है। अब प्रीलिम्स के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध 2019 में लागू किया गया। नहीं। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रावधान है। सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नहीं। तो आंसर होगा केवल 2। एनसीईआरटी क्या कहते हैं? एनसीईआरटी कक्षा स्तर 8 से 10 पर्यावरण भूगोल के अनुसार। तो पर्यावरण भूगोल के अनुसार क्या है, एकल उपयोग प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक। एनसीईआरटी के अनुसार प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक एक मानव निर्मित पदार्थ है। यह मुख्यतः पेट्रोलियम से बनता है। किससे बनता है? पेट्रोलियम से बनता है। यह हल्का, सस्ता और मजबूत होता है। ये क्या होता है? हल्का होता है, सस्ता होता है और मजबूत भी होता है, साफ भी होता है। एनसीईआरटी कक्षा 8 में सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स में बताया गया है कि प्लास्टिक नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि ये जल्दी अपघटित नहीं होते हैं। एकल उपयोग प्लास्टिक क्या है? ऐसा प्लास्टिक जिसे सिर्फ एक बार उपयोग करके फेंक दिया जाता है। प्लास्टिक थैली, स्ट्रॉ, डिस्पोजेबल कप, प्लेट, चिप्स के पैकेट का रैपर, पानी की पतली बोतल। इसके लाभ, हल्का और सस्ता, पानी से खराब नहीं होता, पैकेजिंग में उपयोग, चिकित्सा क्षेत्र में सुरक्षित, सिरिंज आदि। तो हल्का होता है, पानी से खराब नहीं होता, पैकेजिंग में उपयोगी होता है और चिकित्सा क्षेत्र में क्या होता है? सुरक्षित होता है, सिरिंज आदि। इसके अनुसार क्या है, पर्यावरण पर प्रभाव, यह सड़ता नहीं है, नॉन डिग्रेडेबल है। ये क्या है? सड़ता नहीं है, अपघटित नहीं होता है। भूमि और जल को प्रदूषित करता है। भूमि और जल जो है इससे प्रदूषित हो रहे हैं, क्योंकि ये जल में क्या हो रहा है? सड़ नहीं रहा है, भूमि में सड़ नहीं रहा है, तो इससे क्या है? भूमि और जल प्रदूषित हो रहे हैं। समुद्र में पहुंचकर मछलियां और पक्षियों के नुकसान पहुंचा रहा है। समुद्र में पहुंच जाता है, मछलियां इसे खा लेती है, ये छोटे छोटे रूप में बढ़ जाता है, मछलियां खा लेती है। इससे मछलियों की संख्या भी कम होती जा रही है, मछलियां बीमार पड़ती जाती है, क्योंकि ये पचता नहीं है उनको। पक्षियों को भी, क्योंकि ये सड़ता नहीं है, तो उन्हें भी पचाने में मुश्किल हो रही है। तो इसके कारण जो है समुद्र में पहुंचकर मछली और पक्षियों को नुकसान पहुंचा रहा है। माइक्रोप्लास्टिक की समस्या क्या है? छोटे छोटे कण बन जाते हैं, भोजन और पानी में मिल जाते हैं। तो एनसीईआरटी कक्षा 10 में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में संसाधनों के सतत उपयोग, सस्टेनेबल यूज की बात की गई है, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक इसका उल्लंघन करता है। तो सतत उपयोग का उल्लंघन कौन करता है? सिंगल यूज प्लास्टिक, एकल प्लास्टिक इसका उल्लंघन कर रहा है। भारत में स्थित भारत में प्लास्टिक कचरे का बड़ा हिस्सा सिंगल यूज है। 1 जुलाई 2022 से कई वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो 1 जुलाई 2022 में 19 प्रकार के जो है प्लास्टिक के, एकल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। समाधान क्या है? तो सस्टेनेबल कक्षा 10 के अनुसार, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अनुसार, रिड्यूस कम उपयोग करें, कपड़े का थैला उपयोग करें, रीयूज दोबारा उपयोग करें, बोतल पुनः प्रयोग करें, रिसाइकल पुनर्चक्रण करें, प्लास्टिक एकल कूड़ेदान में डालें। तो क्या करें? बोतल फिर से उपयोग करें। तो इतना पतला बोतल का यूज ना करें, थोड़ा मोटा बोतल का यूज करें जिसका आप फिर से यूज कर सकें। रिसाइकल कर सके, प्लास्टिक अलग कूड़ेदान में डालें, तो प्लास्टिक को क्या करें? दूसरे कूड़ेदान में डाल दीजिए उसे। और कपड़े का थैला, पतला कपड़ा बना, पतले से जो कपड़े का थैला आता है ना, तो वो प्लास्टिक की जगह उसका यूज कर सकते हैं आप। परीक्षा के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है? प्लास्टिक जो है नॉन डिग्रेडेबल है, ये सड़ता नहीं है। एकल उपयोग प्लास्टिक एक बार उपयोग होता है, ये उसके लिए मतलब इसका रिसाइकल होना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण है। समाधान क्या है? 3R सिद्धांत। समाधान क्या है? 3R सिद्धांत। अब देखते हैं हम करंट अफेयर के लिए 2024 से 2026 के अनुसार। तो करंट अफेयर में क्या बोल रहा है? सिंगल यूज प्लास्टिक करंट अफेयर अपडेट। भारत में हाल ही की स्थिति, 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध अभी भी प्रवर्तन पर फोकस। भारत सरकार ने 19 श्रेणियों के सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया था।
मुख्य है प्लास्टिक कटलरी, स्ट्रॉ, स्टीरर, पतले बैनर, प्लास्टिक स्टिकर, ईयरबड आदि। वर्तमान चर्चा का विषय है राज्यों में प्रवर्तन की असमानता, छोटे उद्योगों पर प्रभाव, विकल्प सामग्री की उपलब्धता। राज्यों में प्रवर्तन की असमानता यानी कि छोटे उद्योग पर प्रभाव पड़ रहा है, विकल्प सामग्री की उपलब्धता होनी चाहिए। एक्सटेंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR, एक्सटेंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल। हाल का अपडेट है EPR पोर्टल पर कंपनियों को प्लास्टिक कचरे के संग्रह व पुनर्चक्रण का डेटा अपलोड करना अनिवार्य है। 2024-25 में लक्ष्य बढ़ाया जाए। फर्जी रिसाइकलिंग सर्टिफिकेट पर निगरानी कड़ी। तो फर्जी रिसाइकलिंग सर्टिफिकेट जो होता है उस पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। 2024-25 तक लक्ष्य रखा गया है कि EPR पोर्टल पर कंपनियों को प्लास्टिक कचरे के संग्रह व पुनर्चक्रण का डेटा अपलोड करना अनिवार्य है। UPSC एंगल से क्या है EPR पोल्यूटर पे प्रिंसिपल का व्यवहारिक रूप, पोल्यूशन पे प्रिंसिपल का व्यवहारिक रूप। वैश्विक स्तर पर नई पहल, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी महत्वपूर्ण, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। 2022 में वैश्विक प्लास्टिक संधि पर बातचीत शुरू। 2024-25 में कई दौर की वार्ता। तो 2022 में जो वैश्विक प्लास्टिक संधि पर बातचीत शुरू हो चुकी है और 24-25 में कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है। उद्देश्य क्या है 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करना। तो उद्देश्य क्या है 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण को क्या करना है, समाप्त करना है। कुछ देश उत्पादन कम करने में के पक्ष में, तो कुछ देश जो है उत्पादन कम करने के पक्ष में है। कुछ केवल कचरा प्रबंधन सुधारते हैं, तो कुछ क्या करते हैं, केवल कचरा प्रबंधन सुधारते हैं। कॉमन बट डिफरेंटिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी CBDR बना वैश्विक प्रथम प्रबंध। माइक्रोप्लास्टिक, अब ये क्या है, नई चिंता है। हाल की रिपोर्ट में पाया गया मानव रक्त और प्लेसेंटा में माइक्रोप्लास्टिक, यानी कि मानव के रक्त में और प्लेसेंटा में, और किसमें, प्लेसेंटा में माइक्रोप्लास्टिक है। समुद्री नमक और बोतल बंद पानी में कण है, तो समुद्री नमक और बोतल बंद पानी में इसके कण है। स्वास्थ्य प्रभाव अभिशोधाधीन पर चिंता बढ़ रही है, तो स्वास्थ्य प्रभाव पर भी और अभिशोधाधीन पर चिंता बढ़ती जा रही है। मानव रक्त में और प्लेसेंटा में माइक्रोप्लास्टिक है, मानव रक्त में और प्लेसेंटा में माइक्रोप्लास्टिक है। आर्थिक और उद्योग से जुड़ा मुद्दा, FMCG कंपनियां अब रिसाइकल्ड कंटेंट पैकेजिंग की ओर बढ़ रही है। FMCG कंपनी जो है अब रिसाइकल कंटेंट पैकेजिंग की ओर बढ़ रही है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की मांग बढ़ी, तो बायो का जो डिग्रेडेबल है उस प्लास्टिक की मांग बढ़ रही है। जो प्लास्टिक जो है सड़ सके, ऐसे प्लास्टिक की मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है। ग्रीन वाशिंग यानी झूठे पर्यावरण दावे पर निगरानी। ग्रीन वाशिंग यानी कि जो झूठे पर्यावरण दावे होते हैं उस पर क्या की जा रही है, निगरानी की जा रही है। UPSC प्रीलिम्स फोकस करंट अफेयर्स में ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी किस संस्था के अंतर्गत है, EPR किस नियम के तहत है, SUP प्रबंध कब लागू हुआ, माइक्रो प्लास्टिक क्या है। तो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी EPR किस नियम के तहत है। मेंस लिंकेज, भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। सकारात्मक प्रभाव, प्रवर्तन की समस्या, अनौपचारिक क्षेत्र की भूमिका, रिसाइकल इकोनॉमी की आवश्यकता। एग्जाम ट्रैक पॉइंट, भारत में सभी प्रकार के प्लास्टिक प्रतिबंधित नहीं है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। केवल प्रतिबंध पर्याप्त नहीं, व्यवहार परिवर्तन जरूरी है। तो क्या है, व्यवहार परिवर्तन भी जरूरी है। PYQ, भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध अधिनियम 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नियम एक्सटेंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रबंध करता है। यह उत्पादक और ब्रांड मालिक को प्लास्टिक कचरा एकत्र करने की जिम्मेदारी देता है। तो ये क्या कर रहा है, एक्सटेंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR का प्रावधान करता है। इस उत्पादक और ब्रांड मालिकों को प्लास्टिक कचरा एकत्र करने का जिम्मेदारी देता है। तो दोनों होगा सी। UPSC प्रीलिम्स 2020 में माइक्रोबेट्स जो कभी-कभी उत्पादों में पाए जाते हैं पर्यावरणीय चिंता का कारण है, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। वे जल निकायों में प्रवेश कर जलीय जीवों द्वारा निगले जाते हैं। वे वायुमंडलीय प्रदूषण बढ़ाते हैं। वे ओजोन परत को नष्ट करते हैं। तो वे क्या है, बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। तो दूसरा का आंसर होगा बी, माइक्रोबेट्स वे जल निकायों में प्रवेश कर जलीय जीवों द्वारा निगले जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन एक्सटेंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है। सरकार कचरे के निपटारे की पूर्ण जिम्मेदारी लेता है, नहीं। उपभोक्ता कचरे के पुनर्चक्रण के लिए जिम्मेदार होता है, नहीं। उत्पादक को अपने उत्पाद से उत्पन्न कचरे के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जाती है। तो आंसर होगा सी, तीसरा का सी। निम्नलिखित
में से कौन सा कथन सही है? सभी प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल होते हैं? नहीं। प्लास्टिक का विघटन सैकड़ों वर्षों तक ले सकता है। प्लास्टिक केवल भूमि प्रदूषण करता है, प्लास्टिक केवल औद्योगिक उपयोग में आता है। तो प्लास्टिक का विघटन सैकड़ों वर्षों तक ले सकता है, तो आंसर होगा चौथा का बी। पहला का सी, दूसरा का बी, तीसरा का सी, चौथा का भी बी सही है। एक्सपेक्टेड ट्रैप एमसीक्यू। पहला क्या है? भारत में एक एकल उपयोग प्लास्टिक के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत में सभी प्रकार के प्लास्टिक पर 2022 से पूर्ण प्रतिबंध लागू है। नहीं, सभी प्रकार के प्लास्टिक पर नहीं, एकल प्लास्टिक पर। एकल उपयोग प्लास्टिक में पतली प्लास्टिक थैलियाँ और डिपोजेबल कटलरी शामिल है। प्रतिबंध का उद्देश्य प्लास्टिक के उत्पादन को पूर्णतः समाप्त करना है, तो इसमें आएगा केवल दो यानी कि ए होगा आंसर। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल के संबंध में इसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ईपीआर का प्रावधान है। नगर निकायों को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन से पूर्णतः मुक्त कर दिया गया है। उत्पाद और ब्रांड मालिकों को कचरा संग्रह की जिम्मेदारी दी गई है, तो इसका आंसर होगा नगर निकायों को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन से पूर्णतः मुक्त दिया गया है, तो इसका आंसर होगा 1 और 3, मतलब आंसर क्या होगा? बी होगा। माइक्रोप्लास्टिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 5 मिमी से छोटे प्लास्टिक कण होते हैं। ये केवल समुद्री जल में पाए जाते हैं। ये मानव खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर सकते हैं, तो आंसर होगा डी, तीनों हो सकता है। एक्सटेंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ईपीआर की अवधारणा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से सर्वाधिक जुड़ी है? प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, इंटरजनरेशन इक्विटी, तो इसका आंसर होगा बी, चौथा का बी, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल। वैश्विक प्लास्टिक संधि ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है। यह बाध्यकारी संधि बनाने की दिशा में वार्ता है। यह विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत चल रही है। तो क्या हो रहा है? इसका उद्देश्य 40 तक प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना तो है ही, यह बाध्यकारी संधि बनाने की दिशा में वार्ता करी है। इसके बारे में नहीं पता, दूसरे के बारे में। यह विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत चल रही है, तो विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत तीनों हो सकता है। डी, पांचवा का आंसर क्या है? बी था। केवल 1 और 2 ही सही है, विश्व व्यापार संगठन पर नहीं है, तो पांचवा का बी होगा, विश्व व्यापार संगठन पर नहीं है। पहला का ए सही है, दूसरा का बी सही है, तीसरा का भी बी होना चाहिए था, चौथा का बी सही है और पांचवा का भी बी होगा। ये इसका उद्देश्य 40 तक प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना या बाध्यकारी लीगली बाइंडिंग संधि बनाने की दिशा में वार्ता करता है, तो वार्ता करता है, मतलब दोनों 1 और 2। तीसरा क्या था? माइक्रोप्लास्टिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर था कि ये केवल समुद्री जल में पाए जाते नहीं, ये दूसरी जगह भी पाए जाते हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा 1 और 3। ये भूमि में भी तो पाए जाते हैं, तो हो गया। भारत में एकल प्लास्टिक जो है के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 जुलाई 2022 की सभी मोटाई की प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लागू है। प्रतिबंध केवल उन वस्तुओं पर लागू है जिनकी कम उपयोगिता और उच्च कूड़ा फैलाव संभावना है। प्रतिबंध का कानूनी आधार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, तो इसका आंसर होगा पर्यावरण प्रतिबंध का कानून आधार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तीनों हो सकते हैं। आंसर होगा 1 का डी। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंतर्गत इंटेंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के संदर्भ में ईपीआर के तहत उत्पादक को अपने उत्पाद के उत्पन्न प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण का लक्ष्य दिया जाता है। केवल आयातों पर लागू होता है, घरेलू निर्माताओं पर नहीं। ईपीआर के अंतर्गत डिजिटल पोर्टल आधारित ट्रैकिंग प्रणाली लागू की गई है, तो आंसर होगा 1 और 3। तो 1 और 3 होगा इसका आंसर बी। माइक्रोप्लास्टिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक सीधे छोटे आकार में निर्मित होते हैं। द्वितीयक माइक्रोप्लास्टिक बड़े प्लास्टिक के विघटन से बनते हैं। माइक्रोप्लास्टिक केवल समुद्री परितंत्र तक सीमित समस्या है, तो प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक सीधे आकार में निर्मित होते हैं, सीधे छोटे आकार में। हाँ। द्वितीयक माइक्रोप्लास्टिक बड़े प्लास्टिक के विघटन से बनते हैं। माइक्रोप्लास्टिक केवल समुद्री परितंत्र तक सीमित समस्या है, नहीं, ये उसके आगे भी है, भूमि भी समस्या होती है ना, तो आंसर होगा 1 और 2। आंसर क्या होगा तीसरा का? ए होगा, ए।
वैश्विक प्लास्टिक संधि के संदर्भ में यह वार्ता संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वाधान में हो रही है। इसका उद्देश्य प्लास्टिक के संपूर्ण जीवन चक्र को संबोधित करना है। यह पहले से लागू एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो 1 और 2 होगा शायद, 1 और 2, चौथा का 1 और 2 भी होगा। निम्नलिखित में कौन सी पहले भारत में प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सी पहले भारत में प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है? सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध 2022, एक्सटेंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिशा निर्देश, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी द्वारा पर्यावरण क्षतिपूर्ति तंत्र। तो पहले भारत में प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है। पहला और दूसरा होगा, पहला और दूसरा आंसर होगा पहला और दूसरा। पांचवा का डी, नहीं पांचवा का ना ए होगा आंसर, मतलब डी था। पहला का बी होना चाहिए था, दूसरे का बी सही, तीसरा का ए सही, चौथा का बी सही और पांचवा का डी होगा। तो पांचवा क्या है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति तंत्र। तो इसके तहत भी कर रहा है पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति तंत्र के हिसाब से भी। तो आंसर होगा 1, 2, 3। और पहला क्या है? भारत में एकल उपयोग प्लास्टिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आंसर होगा डी होगा, आंसर क्या होगा? डी। 1 जुलाई 2022 से सभी मोटाई की प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लागू। प्रतिबंध केवल उन वस्तुओं पर लागू है जिनकी कम उपयोगिता और कच्चा उच्च कूड़ा और फैलाव संभावना है। प्रतिबंध का कानूनी आधार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। तो आंसर होगा डी, तीनों होगा।